अध्याय 7। सुबह सुबह देहाती सराय पूरी जान में थी, क्योंकि उस जमाने में जब रोशनी इतनी दुर्लभ और महंगी थी, दिन के उजाले का 1 घंटा भी बर्बाद करना सचमुच दुर्लभ था। सचमुच जितनी जल्दी डेम एलिजा ने हरकत शुरू की, लगता था कि दूसरे और भी जल्दी हो सकते थे, क्योंकि दरवाज़ा अधखुला था और कैम्ब्रिज का विद्वान विद्यार्थी अपने आप चला गया था। उसके दिमाग में पुरातनता की ऊंची चीजों का इतना ध्यान था कि वह बिस्तर और खाने के 4 पेंस के बारे में सोचने को नहीं झुका। मकान मालकिन की तीखी चीख जब उसने अपना नुकसान पाया, और मुर्गियों की कुड़कुड़ाहट जो खुले दरवाजे से अंदर आ गई थीं, ने थके मुसाफिरों की नींद को सबसे पहले तोड़ा। एक बार पैरों पर आने के बाद देर नहीं लगी कि कंपनी बिखरने लगी। लाल सास सामान वाला एक चिकना खच्चर पड़ोस के किसी शेड से वैद्य के लिए लाया गया, और वह बड़ी गरिमा से साउथहैम्पटन की तरफ सरपट चल दिया। दांत निकालने वाले और गायक ने एक एक कप हल्की एल मंगाई और रिंगवुड मेले के लिए साथ साथ चल दिए। बूढ़ा गायक रात के नशे के बाद आंखों में बहुत पीलापन और चेहरे पर सूजन लिए, लेकिन तीरंदाज, जिसने कमरे में किसी भी आदमी से ज्यादा पी थी, झींगुर की तरह मस्त था, और मैट्रन को चूमकर और नौकरानी का एक बार फिर सीढ़ी तक पीछा करके वह बाहर नदी पर गया और चेहरे और बालों से पानी टपकाता वापस आया। होला, मेरे शांति के आदमी। वह एलेन को चिल्लाया। आज सुबह तुम किधर जा रहे हो? मिंस्टेड, उसने कहा। मेरा भाई साइमन एड्रिक्सन वहाँ सोकमेन है, और मैं कुछ समय उसके साथ रहने जा रहा हूँ। कृपया मुझे मेरा हिसाब दे दो, भली देवी। हिसाब? सचमुच वह उस पैनल के सामने हाथ उठाए खड़ी चिल्लाई जिस पर एलेन ने पिछली रात काम किया था। कहो, बल्कि यह कि मुझे तुम्हें क्या देना है, भले युवक। हाँ, यह सचमुच एक पाइड मर्लिन है, और इसके पंजों के नीचे एक छोटा खरगोश भी। मैं जीती जागती औरत हूँ, वल्थम की सलीब की कसम। तुम्हारा हाथ बड़ा सधा और खूबसूरत है, और इसकी लाल आंख देखो, नौकरानी चिल्लाई। हाँ, और खुली चोंच और फूला हुआ पर, होर्डल जॉन ने जोड़ा। अपनी मूठ की कसम, यह तो हूबहू वही पंछी है। जवान क्लर्क तारीफ के इस कोरस पर खुशी से लाल हो गया। भले ही भद्दी और बेतरतीब, फिर भी उससे कहीं ज्यादा दिली और कम कंजूस जितनी उसने आलोचक ब्रदर जेरोम या कम बोलने वाले एबर्ट से कभी सुनी थी। ऐसा लगता था कि इस दुनिया में बड़ी दयालुता भी है, और बड़ी बुराई भी, जिसके बारे में उसने इतना कम सुना था जो अच्छा हो। उसकी मेजबान ने बिस्तर या खाने के पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया, जबकि तीरंदाज और होर्डल जॉन ने एक एक हाथ उसके कंधों पर रखा और उसे तख्ते की तरफ ले गए, जहां कुछ भाप छोड़ती मछली, पालक की एक डिश और दूध का एक जग उनके नाश्ते के लिए रखा था। मुझे हैरानी नहीं होगी अगर मुझे पता चले, मोकामाराद। सिपाही ने एलेन के ब्रेड के ट्रैंचवार पर मछली का टुकड़ा रखते हुए कहा कि तुम लिखी चीजें पढ़ सकते हो, चूंकि तुम अपने ब्रश और रंगों में इतने तैयार हो। ब्यूलियू के अच्छे भाइयों के लिए शर्म की बात होती अगर मैं नहीं पढ़ सकता। उसने जवाब दिया। यह देखते हुए कि मैं पिछले 10 सालों से उनका क्लर्क रहा हूं। तीरंदाज ने बड़े सम्मान से उसे देखा। जरा सोचो, उसने कहा, और तुम्हारे चेहरे पर एक बाल नहीं, और लड़की जैसी त्वचा। मैं अपने उस छोटे पॉपर से 350 कदम तक मार सकता हूं, और बड़ी जंगीधनुष से 420, फिर भी मैं इसका कुछ नहीं बना सकता, और नहीं अपना नाम पढ़ सकता हूं अगर तुम मेरे सामने सैम एलवर्ड लिख दो। पूरी कंपनी में सिर्फ एक आदमी था जो पढ़ सकता था, और वह वेंटडोर पर कब्जे के समय एक कुएं में गिर गया, जो साबित करता है कि यह चीज सिपाही के लिए नहीं बनी, हालांकि क्लर्क के लिए बहुत जरूरी है। इसमें कुछ दिखावा कर सकता हूं। बड़े जॉन ने कहा।
हालांकि मैं मोनको के बीच इतनी देर नहीं रहा कि इसकी पूरी तरकीब पकड़ सकूं। यहाँ तो आजमाने के लिए कुछ है। तीरंदाज ने अपने कुर्ते के अंदर से चर्मपत्र का एक चौकोर टुकड़ा निकालते हुए कहा। वह बैंगनी रेशम की एक चौड़ी पट्टी से मजबूती से बंधा था और दोनों छोरों पर बड़ी लाल मोहर से कसकर सील किया गया था। जॉन ने पीछे लिखे लेख पर देर तक और गंभीरता से गौर किया, अपनी भौहें ऐसे टेढ़ी किए जैसे कोई बड़े मानसिक दबाव का सामना कर रहा हो। हाल ही में बहुत परेशान होने के कारण मैं इस बारे में बहुत कुछ कहने से हिचकता हूं कि यह क्या हो सकता है। कुछ एक बात कह सकते हैं और कुछ दूसरी, ठीक वैसे ही जैसे एक तीरंदाज यू को पसंद करता है और दूसरा ऐश के बिना नहीं चलाता। मुझे इसकी लंबाई और रूप से मैं अंदाजा लगाता हूं कि यह भजनों में से एक की कोई आयत होगी। तीरंदाज ने सिर हिलाया। यह शायद ही मुमकिन है कि सर क्लॉद लेटर मुझे समुद्र पार भजनायत से ज्यादा भारी किसी चीज के साथ भेजें। तुम इस बार निशाने से बिल्कुल चूक गए, मो कामाराद। छोटे को दे दो। मैं अपना फेदरबेड शर्त पर लगाऊंगा कि वह इसका ज्यादा मतलब निकाल लेगा। अरे, यह तो फ्रेंच जुबान में लिखा है और एकदम क्लर्क जैसी लिखाई में। यह इस तरह चलता है। अले मॉल्ट पुसेंट एट मॉल्ट ऑनरेबल शेवेलियर Sir Nigel Loring de Christchurch, de Son Tres Fidel Amis Sir Claude Later, Capitaine de la Compagnie Blanche, Chatelain de Biscar, Grand Seigneur de Moncheto, Wevasier de le Renum Gaston, Comte de Foix, Tenant les Droits de la Haute Justice, de la Milieu, et de la Basse, जिसका हमारी जुबान में मतलब है अत्यंत शक्तिशाली और अत्यंत सम्मानित नायक क्रिस्टचर्च के सर नाइजल लोरिंग को उनके अत्यंत वफादार मित्र सर क्लॉद लेटर की तरफ से, जो व्हाइट कंपनी के कप्तान, बिस्कार के शातले, मॉन्चेटो के ग्रैंड लॉर्ड और प्रख्यात गैस्टन काउंट ऑफ फॉक्स के जागीरदार है, जो उच्च, मध्यम और निम्न न्याय के अधिकार रखते हैं। जरा इसे देखो, ठीक यही तो वह कहता। अब देख सकता हूं कि ऐसा ही है। हालांकि मैं यह उच्च, मध्यम और निम्न मुश्किल से समझता हूं। अपनी मूठ की कसम, तुम इसे समझते अगर तुम जैकीस बॉनहोम होते। निम्न न्याय का मतलब है कि तुम उसे लूट सकते हो, और मध्यम का कि तुम उसे यातना दे सकते हो, और उच्च का कि तुम उसे मार सकते हो। यही लगभग इसकी सच्चाई है। लेकिन यह वह खत है जो मुझे ले जाना है, और चूंकि थाली साफ है, समय है कि हम बंधें और पैरों पर आए। तुम मेरे साथ आते हो, मो ग्रोजीन, और रहे तुम, छोटे, तुमने कहा जाने की बात कही थी। मिंस्टेड। हाँ, मैं इस जंगली इलाके को अच्छी तरह जानता हूँ। हालांकि मैं खुद ईस्बोर्न की 100 में, चिचेस्टर के रेप में, मीधुर्स्त गांव के पास पैदा हुआ था। फिर भी मेरे पास हैम्पटन के आदमियों के खिलाफ एक शब्द नहीं है, क्योंकि पूरी कंपनी में कुछ ऐसे जिन्होंने इन्हीं हिस्सों में डोरी छोड़ना सीखा, उनसे बेहतर कॉमरेड या सच्चे तीरंदाज नहीं है। हम तुम्हारे साथ मिंस्टेड तक चलेंगे, लड़के, चूंकि यह हमारे रास्ते से बहुत कम हटकर है। मैं तैयार हूं। एलेन ने कहा, रास्ते में ऐसी संगत के ख्याल से बहुत खुश। तो मैं नहीं हूं। मुझे अपनी लूट इस सराय में रखनी होगी, चूंकि मकान मालकिन एक ईमानदार औरत है। होला, माँ शेरी, मैं तुम्हारे पास अपना सोने का काम, अपनी मखमल, अपना रेशम, अपना फेदरबेड, अपनी इंसेंस बोट, अपना जग, अपना नैपिंग लिनन और बाकी सब कुछ छोड़ना चाहता हूं। मैं सिर्फ एक लिनन की थैली में पैसे ले जाता हूं, और गुलाबी रंग की शक्कर की डिबिया जो मेरे कप्तान की तरफ से लेडी लोरिंग के लिए एक तोहफा है। क्या तुम मेरे खजाने की रखवाली करोगी? यह सबसे सुरक्षित मचान पर रखा जाएगा, अच्छे तीरंदाज। जब चाहो आना, तुम्हें यह तुम्हारे लिए तैयार मिलेगा। अब, यह हुई न सच्ची दोस्त। यह है एक बॉनमी। इंग्लिश जमीन और इंग्लिश औरतें, मैं कहता हूं, और फ्रेंच वाइन और फ्रेंच लूट। मैं जल्द ही वापस आऊंगा, मो आंच। मैं एक अकेला आदमी हूं, मेरी प्यारी, और जंग खत्म होने पर मुझे किसी दिन बसना होगा। शायद तुम और मैं, मैं शांत।
वहाँ ला पेटीट दरवाजे के पीछे से झांक रही है। अब जॉन, सूरज पेड़ों के ऊपर है। तुम्हें इससे ज्यादा तेज होना होगा जब बिगुल बजाने वाला बोज एंड बिल्स बजाए। मैं तो कब से इंतजार कर रहा हूं। होडल जॉन ने रुखाई से कहा। तो हमें चलना होगा। आड्यू, मावी। 2 लीवर हिसाब चुकाएंगे और अगले केरमेस के लिए कुछ रिबन खरीदेंगे। सैम एलवर्ड को मत भूलना, क्योंकि उसका दिल हमेशा तुम्हारा ही रहेगा, और तुम्हारा, माँ पेटीट। तो, मार्शो और सेंट जूलियन हमें कहीं और भी इतने ही अच्छे ठिकाने दे। सूरज आशुष्ट और डेनी के जंगलों पर उग आया था और चमक रहा था। हालांकि पूर्वी हवा में तीखापन था और पत्ते पेड़ों से घने झड़ रहे थे। लिंडहर्स्ट की हाई स्ट्रीट में मुसाफिरों को रास्ता बनाना पड़ा, क्योंकि छोटा शहर राजा के शिकार से जुड़े गार्ड्समैन, ग्रूम और योमन प्रिकरों से भरा था। राजा खुद कैसल मैलवुड में ठहरे थे, लेकिन उनके कई अनुयायियों को गांव की लकड़ियां वॉटलैंड अडॉप की झोंपड़ियों में जो जगह मिल सकती थी, वहां रुकना पड़ा था। जगह जगह एक छोटी ढाल बिना शीशे की खिड़की से झांकती किसी नाइट या बैरन की रात की ठहरने की जगह बताती थी। ये कुलचहन पढ़े जा सकते थे, जबकि लिखाई बेमानी होती, और तीरंदाज अपने ज़माने के ज्यादातर आदमियों की तरह हेराल्ड्री के आम चिन्हों का अच्छा जानकार था। वहाँ सर बर्नर्ड ब्रोकास का सेरासन सिर है। मैंने उसे आखिरी बार करीब 10 साल पहले पॉइक्टियर्स की झड़प में देखा था, जब उसने खुद को मर्द की तरह रखा। वह राजा के घोड़ों का मास्टर है और एक मस्त गीत गा सकता है। हालांकि इसमें वह सर जॉन चैंडोस के पास नहीं आ सकता, जो तख्ते पर या जीन में पहले है। अज्योर मैदान पर 3 मार्टलेट, यह जरूर लट्रेल्स में से कोई होगा। इस पर चांस से यह बूढ़े सर ह्यू का दूसरा बेटा होना चाहिए, जिसके रोमरैंटन पर कब्जे के समय टखने में बोल्ट लगा था, क्योंकि वह झड़प में घुस गया था इससे पहले कि उसके स्क्वायर को उसके सोलेरेट को ग्रीव पर बांधने का समय मिलता। वहाँ हैकल भी है, जो दे ब्रेस का पुराना चिन्ह है। मैंने सर थॉमस दे ब्रे के नीचे सेवा की है, जो पाई जितना मस्त था, और एक तगड़ा तलवारबाज जब तक अपने कवच के लिए बहुत मोटा नहीं हो गया। इस तरह तीरंदाज बतियाता रहा, जबकि तीनों मुसाफिर पैर पटकते घोड़ों, व्यस्त ग्रूमों और पेजों और स्क्वायरों के झुंडों के बीच अपना रास्ता बना रहे थे, जो अपने मालिकों के घोड़ों और शिकारी कुत्तों की खूबियों पर बहस कर रहे थे। जब वे पुराने चर्च से गुजरे, जो गांव की सड़क की बाईं तरफ एक टीले पर खड़ा था, दरवाजा खोल दिया गया और उपासकों की एक धारा ढलान वाले रास्ते से नीचे उतरी। सुबह के मास से आते हुए, सब नीलकंठों के झुंड की तरह बतियाते हुए। एलेन ने खुले दरवाजे को देखकर घुटना झुकाया और टोपी उतारी, लेकिन इससे पहले कि वह एक एवे पूरी करता, उसके साथी रास्ते के मोड़ पर नजरों से ओझल हो चुके थे और उसे उन्हें पकड़ने के लिए भागना पड़ा। क्या भगवान के अपने खुले घर के सामने एक शब्द प्रार्थना नहीं? तुम दिन के लिए उसका आशीर्वाद पाने की उम्मीद कैसे कर सकते हो? मेरे दोस्त, मैंने पिछले 2 महीनों में इतनी प्रार्थना की है, न सिर्फ दिन में, बल्कि मैटिन्स, लॉर्ड्स और ऐसी ही चीजों में, जब मैं ऊँघने से अपना सिर मुश्किल से कंधों पर रख पाता था, कि मुझे लगता है मैंने जरूरत से ज्यादा प्रार्थना कर ली है। कोई आदमी बहुत ज्यादा धर्म कैसे रख सकता है? यही एक चीज है जो काम आती है। आदमी एक जानवर से ज्यादा नहीं जब तक वह रोज रोज जीता है, खाता पीता, सांस लेता और सोता है। सिर्फ तब जब वह खुद को ऊपर उठाता है और अपने अंदर की अमर आत्मा से जुड़ता है, तब वह सचमुच आदमी बनता है। सोचो कितनी दुखद बात होती अगर मुक्तिदाता का खून बेकार बहाया गया होता। भगवान भला करे लड़के का, अगर वह किसी लड़की की तरह लाल नहीं होता और फिर भी पूरे कॉलेज ऑफ कार्डिनल्स की तरह उपदेश देता है। सचमुच मैं लाल होता हूं कि मेरे जैसा कमजोर और नाचीज कोई दूसरे को वह सिखाने की कोशिश करे जिस पर चलना वह खुद इतना मुश्किल पाता है। खूबसूरती से कहा, मो गार्सो। उसी मुक्तिदाता के मारे जाने की बात पर, यह एक बुरा काम था। फ्रांस में एक अच्छे पादरी ने हमें एक स्क्रॉल से इस मामले की पूरी सच्चाई पढ़कर सुनाई। सिपाही बाग में उस पर आधम के
सचमुच उसके ये अपोस्टल पवित्र आदमी रहे होंगे, लेकिन मैंने टर्म्स के तौर पर वे कोई बड़ी चीज नहीं थे। एक तो थे सचमुच सर पीटर, जिन्होंने एक सच्चे आदमी की तरह वार किया, लेकिन अगर उन पर झूठ नहीं बोला गया तो उन्होंने बस एक नौकर का कान काटा, जो कोई बहुत नाइट जैसा काम नहीं था। इन 10 उंगलियों की कसम, अगर मैं वहां होता नॉर्विच के ब्लैक साइमन और कंपनी के बस एक स्कोर चुने हुए आदमियों के साथ, तो हम उन्हें खेल में रखते। अगर हम इससे ज्यादा न कर पाते तो हमने कम से कम उस झूठे नाइट सर जुदास को इंग्लिश तीरों से इतना भर दिया होता कि वह उस दिन को कोसे जिस दिन वह ऐसे काम पर आया। जवान क्लर्क अपने साथी की गंभीरता पर मुस्कुराया। अगर उसे मदद चाहिए होती तो वह स्वर्ग से महादूतों की फौज बुला सकता था, तो उसे तुम्हारी बेचारी धनुष और तीर की क्या जरूरत थी? इसके अलावा उसके अपने शब्द याद करो कि जो तलवार से जीते हैं वे तलवार से मरेंगे। और आदमी इससे बेहतर कैसे मर सकता है? अगर मेरी मर्जी चले तो मैं ऐसे ही गिरना चाहूंगा। ध्यान रहे, कंपनी की किसी मामूली झड़प में नहीं, बल्कि एक भारी लड़ाई में। बड़ा शेर का झंडा हमारे ऊपर लहराता और लाल ओरिफ्लाम सामने, मेरे साथियों की चीखों और डोरियों की टंकार के बीच। लेकिन चाहे तलवार, भाला या बोल्ट ही मुझे गिराए, क्योंकि मैं हरेक्रेक या बॉम्बार्ड या ऐसे किसी सिपाही जैसे हथियार की लोहे की गेंद से मरना शर्म की बात समझूंगा, जो सिर्फ अपने बेवकूफाना शोर और धुएं से बच्चों को डराने के लिए बना है। मैंने शांत क्लोइस्ट्रो में भी इन नए और भयानक इंजनों के बारे में बहुत सुना है। कहा जाता है, हालांकि मैं मुश्किल से इस पर यकीन कर पाता हूँ, कि ये एक गेंद को तीरंदाज के तीर की दुगनी दूरी तक भेज सकते हैं, और इतनी ताकत से कि प्रूफ कवच को भी तोड़ दे। बिल्कुल सच, मेरे लड़के। लेकिन जब कवच बनाने वाला अपनी शैतानी धूल डाल रहा है और गेंद गिरा रहा है और अपनी मशाल जला रहा है, मैं बहुत आसानी से 6 या शायद 8 तीर छोड़ सकता हूं, तो आखिरकार उसे कोई बड़ी बढ़त नहीं है। फिर भी मैं इनकार नहीं करूंगा कि किसी शहर पर कब्जा करने में बॉम्बार्ड का अच्छा जखीरा होना अच्छा है। मुझे बताया गया है कि कैलेस में उन्होंने दीवार में ऐसे गड्ढे कर दिए कि आदमी अपना सिर डाल सकता था। लेकिन यकीनन, कॉमरेड्स, कोई बहुत जख्मी आदमी इस सड़क पर हमसे पहले गुजरा है। पूरे जंगली रास्ते पर सचमुच खून के निशानों की एक बिखरी भटकती लकीर चल रही थी, कभी अकेली बूंदों में और कहीं चौड़े लाल से धब्बों में मुर्दा पत्तों पर लगे या सफेद चकमक पत्थरों को लाल करते। यह जरूर कोई जख्मी हिरन होगा। नहीं, मैं इतना लकड़हारा हूं कि देख सकता हूं कि आज सुबह इस रास्ते से कोई हिरन नहीं गुजरा, और फिर भी खून ताजा है। लेकिन आवाज सुनो। वे तीनों सिर झुकाए खड़े सुनते रहे। महान जंगल की खामोशी में से एक सनसनाती सीटी जैसी आवाज आ रही थी, जिसमें सबसे दर्दभरी कराहें और एक आदमी की ऊंची कांपती हुई गाने जैसी आवाज मिली थी। साथी उत्सुकता से आगे बढ़े और एक छोटी सी चढ़ाई की चोटी पर पहुंचकर उन्होंने दूसरी तरफ वह स्रोत देखा जहां से ये अजीब आवाजें आ रही थीं। एक लंबा आदमी कंधों से बहुत झुका हुआ, झुके सिर और जुड़े हाथों के साथ रास्ते के बीच धीरे धीरे चल रहा था। वह सिर से पांव तक एक लंबे सफेद लिनन के कपड़े में था और एक ऊंची सफेद टोपी जिस पर लाल क्रॉस छपा था। उसका गाउन कंधों से पीछे मोड़ा हुआ था और वहां का मांस एक ऐसा दृश्य था कि आदमी सिहर उठे, क्योंकि वह पूरी तरह पिटपिटाकर लुगदी बन चुका था और खून उसके गाउन में सोख रहा था और जमीन पर टपक रहा था। उसके पीछे एक छोटा आदमी चल रहा था जिसके बालों में सफेदी थी और वह भी उसी सफेद पोशाक में था। वह फ्रेंच ज़बान में एक लंबी रेरियाती कविता गुनगुना रहा था और हर पंक्ति के अंत में वह शीशे की गोलियों से जड़ी एक मोटी डोरी उठाता और अपने साथी के कंधों पर मारता, जिससे खून फिर उछल पड़ता। लेकिन जब तीनों मुसाफिर देख ही रहे थे, एक अचानक बदलाव आया, क्योंकि छोटे आदमी ने अपना गीत खत्म करके अपना गाउन ढीला किया और कोड़ा दूसरे को थमा दिया, जिसने एक बार फिर डंडा उठाया और अपनी नंगी मांसल बाह की पूरी ताकत से अपने साथी को मारने लगा। इस तरह बारी बारी से मारते और मार खाते
उन्होंने खूबसूरत जंगलों और मुरझाते बीच के पेड़ों की अंबर मेहराबों के नीचे अपना दर्दभरा रास्ता बनाया, जहां प्रकृति की शांत ताकत और महिमा मानवता की मूर्ख ऊर्जाओं और बेकार संघर्षों को फटकारने का काम करती। ऐसा नज़ारा होर्डल जॉन या एलेन एड्रिक्सन के लिए नया था, लेकिन तीरंदाज ने इसे हल्के में लिया, एक आम बात की तरह। ये बीटिंग फ्रायर्स है, जिन्हें फ्लैजेलेंट भी कहते हैं। मुझे हैरानी है कि तुम पहले इनमें से किसी से नहीं मिले, क्योंकि पानी पार ये बिजूकों जितने आम हैं। मैंने सुना है कि इनमें कोई इंग्लिश नहीं, बल्कि ये फ्रांस, इटली और बोहेमिया से है। ओ आवा, कामारादेस, ताकि हम इनसे बात कर सकें। जैसे ही वे उनके पास पहुंचे, एलेन वह दर्दभरा विलाप गीत सुन सकता था जो मारने वाला गा रहा था, और हर पंक्ति के अंत में अपना भारी कोड़ा नीचे लाता था, जबकि सहने वाले की कराहें एक तरह का उदास कोरस बनाती थीं। यह पुरानी फ्रेंच में थी और कुछ इस तरह चलती थी। और एवेंथ एंट्रे नूस टुस फ्रेट्स बैटन्स नंबर्स कैरोन्स बियन फोर्ट एन रिमेम्बरेंट ला ग्रेंट मिजियर दे डायू एट सा पिट्यूस मॉट की फुट प्रेस एन ला जेंट अमे एट वेंदस एट ट्राया टोट एट बस्तुसा चेयर वेयर्ज एट डियर आव नॉम दे से बैटन्स प्लस फोर्ट। फिर छंद के अंत में कोड़े ने हाथ बदले और गाना फिर शुरू हुआ। सचमुच, पवित्र पिताओं, तुमने आज के लिए काफी मार लिया। सड़क मार्टिनमास के कसाई खाने की तरह धब्बेदार है। तुम खुद को इस तरह क्यों बर्बाद करते हो? CEST पोर वोस पैचेस, वे एक सुर में बुदबुदाए, मुसाफिरों को उदास बेरौनक आंखों से देखते हुए, और फिर उन प्रार्थनाओं और मिन्नतों पर ध्यान दिए बिना अपने खूनी काम पर झुक गए जो उन्हें संबोधित थीं। सारी दलीलें बेकार पाकर तीनों साथी तेजी से अपने रास्ते पर चल दिए, इन अजीब यात्रियों को उनके उदास काम पर छोड़कर। मोर ड्यू, फ्रांस में मेरे खून की एक बाल्टी या उससे ज्यादा है, लेकिन वह सब गर्म लड़ाई में बहा, और मैं 2 बार सोचूंगा इससे पहले कि मैं इसे बूंद बूंद करके बहाऊं जैसे ये फ्रायर्स कर रहे हैं। अपनी मूठ की कसम, हमारा जवान यहाँ पिकार्डी के पनीर जितना सफेद है। तो क्या हुआ, मोशेर? कुछ नहीं, मेरी जिंदगी बहुत शांत रही है। मैं ऐसे नज़ारों का आदी नहीं हूं। माफ वाह, मैंने आज तक कोई आदमी नहीं देखा जो बोलने में इतना मजबूत और दिल का इतना कमजोर हो। ऐसा नहीं है, दोस्त, यह दिल की कमजोरी नहीं है, क्योंकि मैं इस लड़के को अच्छी तरह जानता हूं। इसका दिल तेरे या मेरे जितना ही अच्छा है, लेकिन इसके दिमाग में उससे ज्यादा है, जितना तुम कभी अपनी उस टीम की टोपी के नीचे रख पाओगे, और इसके नतीजे में यह चीजों में और गहराई से देख सकता है, इसलिए वे इस पर ज्यादा भारी पड़ती है। यकीनन किसी भी आदमी के लिए यह एक उदास नज़ारा है, इन पवित्र आदमियों को देखना, जिन्होंने खुद कोई पाप नहीं किया, दूसरों के पापों के लिए इस तरह सहते हुए। ये संत है, अगर इस युग में कोई इतने ऊंचे नाम का हकदार हो सकता है। मैं इन्हें मक्खी बराबर नहीं गिनता, क्योंकि इनके सब कोरे मारने और चिल्लाने से कौन बेहतर हुआ। ये दूसरे फ्रायरों की तरह है। मैं मानता हूं, जब सब कुछ हो चुका, इन्हें अपनी पीठों को छोड़ देना चाहिए और अपने दिलों से घमंड निकालना चाहिए। 3 राजाओं की कसम, तुम जो कहते हो उसमें सच्चाई है। इसके अलावा, मुझे लगता है अगर मैं लबोड्यू होता, तो मुझे एक बेचारे को अपनी हड्डियों से मांस काटते देखकर बहुत कम खुशी मिलती, और मैं सोचता कि उसकी मेरे बारे में बहुत छोटी राय है, कि वह ऐसे प्रोवोस्ट मार्शल काम से मुझे खुश करने की उम्मीद करे। नहीं, अपनी मूठ की कसम, मैं तो ज्यादा प्यार भरी नजर से एक मस्त तीरंदाज को देखूंगा जिसने कभी गिरे हुए दुश्मन को नुकसान नहीं पहुंचाया और कभी तंदुरुस्त दुश्मन से नहीं डरा। बेशक तुम्हारा मतलब कोई पाप नहीं है। अगर तुम्हारे शब्द जंगली है, तो उनका न्याय करना मेरा काम नहीं। क्या तुम नहीं देख सकते कि इस दुनिया में फ्रेंचमैन के अलावा भी दुश्मन है, और उन्हें जीतने में भी उतनी ही शोहरत है? क्या यह किसी नाइट या स्क्वायर के लिए गर्व का दिन नहीं होता अगर वह लिस्ट में 7 विरोधियों को हरा सके?
फिर भी हम यहाँ जिंदगी की लिस्ट में हैं और हमारे खिलाफ 7 काले चैंपियन आते हैं। सर प्राइड, सर कॉवेटसनेस, सर लस्ट, सर एंगर, सर ग्लटनी, सर एनवी और सर स्लॉथ। आदमी उन 7 को नीचे गिरा दे और वह दिन का इनाम पाएगा, खूबसूरती की सबसे खूबसूरत रानी के हाथों से, यहाँ तक कि खुद वर्जिन मदर से। यही वह है जिसके लिए ये आदमी अपना मांस कष्ट देते हैं और हमारे लिए मिसाल रखते हैं, जो खुद को बहुत ज्यादा लाड प्यार करते हैं। मैं फिर कहता हूं कि ये भगवान के अपने संत हैं और मैं इनके सामने सिर झुकाता हूं। और ऐसा ही करना, मोपेटी। मैंने बूढ़े दाम बर्ट्रैंड के मरने के बाद से किसी आदमी को इससे बेहतर बोलते नहीं सुना, जो कभी व्हाइट कंपनी का पादरी था। वह बहुत बहादुर आदमी था, लेकिन ब्रिग्नाइस की लड़ाई में एक हेनॉल्ट मैन एट आर्म्स ने उसके शरीर में भाला पार कर दिया। इसके लिए हमने उस आदमी के खिलाफ एक से कम्युनिकेशन परवाया जब अगली बार हमने एविग्नॉन में अपने पवित्र पिता को देखा, लेकिन चूंकि हमारे पास उसका नाम नहीं था और हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते थे, सिवा इसके कि वह एक डैपलग्रे रूसिन पर सवार था, मुझे कभी कभी डर लगता है कि श्राप गलत आदमी पर पड़ गया। तो तुम्हारी कंपनी ने हमारे पवित्र पिता पोप अर्बन, ईसाई जगत के सहारे और केंद्र के सामने घुटना झुकाया है। क्या तुमने खुद उनके आलीशान चेहरे पर नजर डाली है? 2 बार मैंने उन्हें देखा। वह एक दुबलापतला चूहे जैसा आदमी था, ठुड्डी पर एक खाज के साथ। पहली बार हमने उससे 5000 क्राउन लिए, हालांकि उसने इस पर बहुत हाय तौबा मचाई। दूसरी बार हमने 10,000 मांगे, लेकिन समझौते पर पहुंचने में 3 दिन लग गए, और मेरी अपनी राय है कि हम महल लूटकर ज्यादा अच्छा कर सकते थे। उसके चैम्बरलेन और कार्डिनल बाहर आए, जैसा मुझे याद है, यह पूछने कि क्या हम उसके आशीर्वाद और प्लेनरी एब्सोल्यूशन के साथ 7,000 क्राउन लेंगे, या बेल, बुक और कैंडल द्वारा उसके गंभीर बैन के साथ 10,000। हम सब एक राय के थे कि श्राप के साथ 10,000 लेना सबसे बेहतर है, लेकिन किसी तरह उन्होंने सर जॉन को मना लिया, तो हम अपनी मर्जी के खिलाफ ब्लेस्ड और श्राइव हुए। शायद यही अच्छा था, क्योंकि कंपनी को उस वक्त इसकी जरूरत थी। धर्मनिष्ठ एलेन इस याद से गहरे सदमे में था। अनजाने में उसने ऊपर और चारों ओर देखा कि क्या कहीं उन मौके की बिजली कड़क और वज्रपात का कोई निशान तो नहीं जो एक्टा सैंक्टोरम में अक्सर ठट्ठा करने वाले की ढीली ज़बान को काट देते थे। पतझड़ का सूरज हमेशा की तरह चमक रहा था और शांतिपूर्ण लाल रास्ता अब भी सरसराते पीले रंगत वाले जंगल में उनके सामने घूम रहा था। प्रकृति अपने ही कामों में इतनी व्यस्त लगती थी कि एक अपमानित पोप की गरिमा की परवाह न करे। फिर भी उसने अपने सीने में बोझ और धिक्कार महसूस किया, मानो उसने खुद ऐसे शब्दों पर कान देकर पाप किया हो। 20 साल की शिक्षाएं ऐसी छूट के खिलाफ चिल्लाती थीं। यह तब तक नहीं था जब तक उसने खुद को सड़क किनारे के बहुत से क्रॉसों में से एक के सामने नहीं गिरा दिया और अपने दिल से तीरंदाज और खुद दोनों के लिए प्रार्थना नहीं की कि काला बादल उसकी आत्मा से फिर लुढ़क गया।